गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इंजीनियर राकेश कुमार प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। बेहतर हो कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इलेक्ट्रोस्टेट एक बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें सारे तरह का क्वेश्चंस जो डिस्कशन किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इसी में से जो भी ऑब्जेक्टिव्स आना होगा इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर से, इसी में से आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे तो हम लोग का नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स बनेगा, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिए। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, जो बराबर पूछा जाता है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। और ये हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम बोल के कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ मतलब एयर नहीं है। लेकिन हम लोग एयर को ही एज गुड एज वैक्यूम मान लेते हैं, कि हम लोग एयर को ही मान लेते हैं वैक्यूम में, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपके पास दो ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला तो इसका यूनिट क्या होता है, और दूसरा इसका वैल्यू पूछ देता है। इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट और डायमेंशन अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि कूलम्स लॉ से हम लोग जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग सभी पढ़े हैं कूलम्स लॉ में। तो यहाँ से देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट का जो है यूनिट भी निकालना है, डायमेंशन भी निकालना है। तो सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरे साइड भेज दीजिए। एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जब यहाँ आ जाएगा तो ये बचेगा 1/4 पाई, F इधर ले आइए, इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। अब सबका यूनिट एंड डायमेंशन पुट कीजिए। जैसे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे यूनिट पूछा है तो पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। तो 1/4 पाई, 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। फोर्स हुआ तो 1/न्यूटन इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 भी चार्ज का ऐसा यूनिट होता है हमारा कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम इंटू कूलम, तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता है, तो डिस्टेंस है R हमारा, तो R का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, देखिए यहाँ पे कूलम स्क्वायर, न्यूटन जब ऊपर जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट पता चल गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, या तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछेगा या एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछेगा। तो आपके पास दोनों है, आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है वो समझिए। ये हुआ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव था हमारा। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। समझिए थोड़ा सा इसको। जैसे मान लिया जाए कि यदि कोई दो चार्ज है जो एयर में रखा हुआ है, मीडियम क्या है उस समय एयर है, वैक्यूम है, तो उस समय F का वैल्यू क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, वो हम लोग पढ़े हुए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब हम लोग दो चार्जेस को एयर में रखते हैं तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाता है। एप्सिलॉन R दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है। इसलिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है एयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एयर को छोड़कर यदि दो चार्ज को हम किसी भी मीडियम में रखें, अदर मीडियम ग्लास में रख दें, वाटर में रख दें, तो ये हमसे पूछ रहा है कि फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन R, इसी को हम लोग बोलते हैं K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, K के। F जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा F का वैल्यू वैसे वैसे घटेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, उन सब का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू होता है उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, मतलब एयर का जो वैल्यू होता है उससे ज़्यादा होता है। तो यदि ज़्यादा वैल्यू होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा।
हाउ मेनी टाइम्स कम होगा, तो के टाइम्स कम होगा, क्योंकि के हमारा यहाँ पे नीचे रहता है। तो यदि दो चार्जेज है, मीडियम को हटा के यदि कोई और मीडियम में उसको ले जाएं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिलेटेड होगा, तो कैसे रिलेट होगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर ही क्या होता है, के। तो के टाइम्स जो है वो क्या होगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। के यदि बढ़ेगा, के इंक्रीजेस, एफ डिक्रीजेस। इसको इस तरह से याद रखना है कि के यदि इंक्रीज करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि इंक्रीज करेगा तो एफ हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये रिलेशन हुआ हमारा एफ और के में। और इस के का दो नाम है ना, या तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए। रिलेटिव परमिटिविटी इसका दो नाम है, या तो इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। और एप्सिलॉन आर आप लोग जानते होंगे, व्हाट इज एप्सिलॉन आर, तो ये दो मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो होता है। किन किन मीडियम का, तो एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। एयर के परमिटिविटी के तुलना में किसी भी मीडियम के परमिटिविटी को जब कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। एयर के लिए इसका वैल्यू 1 होता है ना, और बाकी सब मीडियम के लिए इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता है। धीरे धीरे चूंकि इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, इसलिए फोर्स का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि फोर्स और इसके बीच में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन मतलब के का वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, एफ का वैल्यू घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ये समझिए कि जैसे मान लिया जाए दो चार्ज पार्टिकल को हम एयर में यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, उस समय जितना फोर्स लग रहा है, और इसी दोनों चार्ज पार्टिकल को यदि यहाँ से हटा के आप ले जाए वाटर में रख दें, चाहे ग्लास में रख दीजिएगा, तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वाटर का या फिर ग्लास का जो परमिटिविटी है वो एयर के परमिटिविटी से उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो परमिटिविटी जैसे ही ज़्यादा होगा, फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, इफ द बॉडी इज चार्ज्ड, क्वेश्चन है इफ द बॉडी इज चार्ज्ड, है ना, इफ द बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट। पूछ रहा है कि जब किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है, तीसरा नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ये पूछा जा रहा है कि इफ द बॉडी इज चार्ज्ड, है ना, यदि किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है तो उसके वेट पे क्या रिलेशन पड़ता है, तो सब समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है कि बॉडी इज चार्ज्ड, किसी भी बॉडी पे चार्ज दिया जाता है। तो चार्ज हम लोग दो तरह से दे सकते हैं, है ना, एक तो होता है निगेटिवली चार्ज्ड, और एक पॉजिटिव चार्ज भी हम लोग दे सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। हम लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज, किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इसमें से जब कुछ निकल गया है तो वेट पे क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसका वेट डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि किसी भी बॉडी पे निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है, और इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं कि अपना अपना मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेट भी उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यदि निगेटिवली चार्ज है तो वेट इंक्रीज करेगा, है ना, और यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो वेट डिक्रीज करेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट, तो इट्स वेट आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सॉरी डी में दिया हुआ है, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, है ना, क्योंकि हमको अभी चार्ज का नेचर नहीं दिया हुआ था कि निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज, इसी क्वेश्चन को यदि पूछ देगा इफ अ बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड इट्स वेट विल बी, तब आपको लिखना पड़ेगा वेट इंक्रीज। यदि पूछा जाएगा इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका वेट क्या लिखना पड़ेगा, डिक्रीज। ऑप्शन देख के मारिएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा होगा इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड, तो इफ अ बॉडी इज चार्ज तो हम लोग उसका ऑप्शन मानेंगे मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा,
जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, जैसे एक चार्ज यहाँ पे Q1 दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 दिया हुआ है, तो इस पे इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आता हुआ लग रहा है, सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे सब आ रहा है। यहाँ Q2 पे भी क्या है, सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आके जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ाया गया था उस समय आप लोग को पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो है वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाहर निकलता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे आके सब अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे सब आके मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए दोनों ही चार्जेस के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों का नेचर कैसा होगा, दोनों का नेचर निगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव, Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव, Q1 इज नेगेटिव बट Q2 इज पॉजिटिव। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही बॉडी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रहा है, निकल नहीं रहा है कहीं से, दोनों पे आ रहा है, तो निश्चित रूप से बोथ आर नेगेटिव। अब इसी पे दिमाग लगाइएगा, जैसे मान लिया कि कोई चार्ज इस तरह से दिया हुआ है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तब आपसे पूछेगा कि जैसे ये Q चार्ज है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ Q, तो आपको ये बोलना पड़ेगा द नेचर ऑफ Q इज पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट। तो गोइंग आउट साइड यदि जाएगा तो Q का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, और यदि आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी आपका दो ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन में। पांचवा नंबर है द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो चलिए हम लोग उसको डिस्कशन करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। Two equal and opposite charges, two small equal and opposite charges separated by a finite distance, forms an electric dipole, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 12, है ना। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं। पहला तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू 2L के बराबर होता है ना। दोनों में से कोई एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा 12। एक तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से डायपोल मोमेंट का क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन इसका किधर से किधर की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा जो इसका डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन है ए सही है, इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो छठा क्वेश्चन है वो देखिए, छठा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जैसे कि दो चार्ज रखा हुआ है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया, उसका जो बीच का डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया। तो सबसे पहले तो यदि दो चार्ज है, ये Q1 है और ये मान लीजिए Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा R है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ फोर्स लिखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं फ्रॉम द कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब आपको कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन कुछ भी दिया रह सकता है। तो इसमें क्या कंडीशंस दिया हुआ है, कंडीशन आपको दिया हुआ है इफ इस R को यदि हम लोग R/2 से रिप्लेस कर दें, है ना। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस यदि हाफ कर दें तब फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, डिस्टेंस यदि हम लोग हाफ कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो R जहाँ है वहाँ R/2 पुट कर दो, देखो क्या होता है कि F डैश मतलब न्यू फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2, R जहाँ है तो R बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसका मतलब पहले फोर्स था हमारा इतना, जब दो के बीच का डिस्टेंस r था तो हमारा फोर्स इतना था, जब हाफ किए तो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब आपका जो फोर्स है वो कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितना, बाय 4 टाइम्स। फोर्स इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स जो है आपका फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है ना कि r/2 यहाँ तो दिया हुआ था हाफ करने के लिए, हो सकता है 1/3 पूछ दे, हो सकता है 1/4 पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी ये मेथड हमारा यही है वो निकालने का। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, जिसमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ए में दिया हुआ था, ए में ऑप्शन है हमारा हाफ टाइम्स, बी में दिया हुआ है 1/4 टाइम्स, सी में दिया हुआ है 2 टाइम्स और डी में दिया हुआ है 4 टाइम्स। ये हमारा ऑप्शन था। तो थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, जब हम लोग मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो फोर्स तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा। इसलिए ये हाफ और 1/4 पे तो चर्चा ही मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, फोर्स डिक्रीज का साइन दे रहा है कि हाफ टाइम्स 1/4 टाइम्स। तो जब भी हम लोग दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस घटाते हैं, है ना, दो चार्ज के बीच का जब हम लोग डिस्टेंस घटा रहे हैं, तो डिस्टेंस यदि घटा रहे हैं और मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फोर्स बढ़ेगा। तो इन दोनों ऑप्शन पे ही आपको दिमाग लगाना है, और इन दोनों ऑप्शन में सही कौन सा है, तो इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ठीक है, जो कि प्राय सभी जगह पूछा ही जाता है, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज। ए सोप बबल, साबुन जो सोप बबल है उस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया, तो उसका रेडियस कैसा होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक सोप बबल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इसके पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि सारा चार्जेज जो है सरफेस पे कैसा है, नेगेटिव चार्जेज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करेगा। तो सब एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागना चाहेगा। सब चार्जेज जो है एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा, और दूर जो भागेगा, हम लोग जानते हैं कि एयर में तो चार्जेज हो नहीं सकता है, सरफेस के अलोंग ही लेके जाएगा, ये सरफेस को भी साथ लेके जाएगा। तो सरफेस को यदि साथ लेके जाएगा तो रेडियस क्या होगा, जैसे मान लिया जाए जब चार्ज नहीं था तो ये रेडियस था, जब चार्ज दिए हैं तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, तो ये सब क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। और हम लोग जानते हैं कि दूर भाग के ये यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ एयर है। ये जब भी भागेगा तो सरफेस को साथ लेके जाएगा, तो सरफेस के साथ यदि ये भागेगा तो निश्चित रूप से रिपल्सन के बाद, मान लिया हमको ऐसा डायग्राम मिल रहा है, तो ऐसा यदि डायग्राम मिल रहा है तो इस तरह के डायग्राम में तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीजेस। यदि एक सोप बबल पे हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीजेस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर यदि हम उसी सोप बबल में पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यदि पॉजिटिव चार्ज देंगे तो भी उसका रेडियस इंक्रीज ही करेगा। कैसे, देख लेते हैं। जैसे सोप बबल है, मान लीजिए हम इसमें पॉजिटिव चार्ज दिए, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक दूसरे को यदि रिपेल करेगा तो चार्ज रिपेल करेगा, तो चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा। तो दूर भागने के क्रम में जो है ये सरफेस को साथ लेके जाएगा, तो सरफेस को यदि साथ लेके जाएगा तो निश्चित रूप से इसका भी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीजेस। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक सोप बबल पे आप चार्ज जो है निगेटिव दीजिए या पॉजिटिव दीजिए, इन बोथ द केसेस रेडियस इंक्रीजेस, इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंट इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट्स, है ना। कहने का मतलब है कि दो कैपेसिटर दिया हुआ है, दोनों ही कैपेसिटर जो है पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ये दोनों ही जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कनेक्टेड है 3 माइक्रोफैराड, और ये भी हमारा क्या है 3 माइक्रोफैराड, और इनके जो पोटेंशियल लगाया गया है बैटरी ऑफ 15 वोल्ट्स, ठीक है। तो एक कोई बैटरी यहाँ पे लगाइए 15 वोल्ट का, इस तरह का बैटरी लगाया गया है जिसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के केस में यदि कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया गया है, कैपेसिटर को यदि पैरेलल कनेक्ट किया गया है तो उस पे क्या चीज सेम होता है, तो पोटेंशियल सेम होता है। तो कहने का मतलब है कि इसके अलोंग में 15 वोल्ट ही पोटेंशियल डेवलप होगा, इसके अलोंग में 15 वोल्ट ही पोटेंशियल डेवलप होगा, तो चार्ज कितना होगा, तो हम लोग सब जान सकते हैं Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। तो Q इज इक्वल टू C दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 15, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, ठीक है। तो हम लोग के पास में कितना चार्ज डेवलप होगा, टोटल 45 माइक्रोकूलम। इस पर भी 45 माइक्रोकूलम और इस पर भी 45 माइक्रोकूलम, दोनों पे ही हमारा सेम चार्ज जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है सेम है और दोनों का जो है हमारा वोल्टेज भी सेम है, तो दोनों पे हमारा क्या होगा 45 माइक्रोकूलम। ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ था 45 माइक्रोकूलम, वो इसका सही होगा। चलिए अब हम लोग, और यदि कैपेसिटर जो है सीरीज में रहेगा तो वहां क्या सेम होता है, तो वहां पे चार्जेस सेम होता है चार्ज, और पैरेलल में रहेगा तो वोल्टेज सेम। अब 9 नंबर ऑब्जेक्टिव में आइए। नाइन नंबर क्या बोल रहा है 9 नंबर में, इफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड इट्स कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों को बताया गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह का, जैसे इस पे यदि हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस d होता था, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, और एरिया दोनों प्लेट का एरिया को हम लोग मान के चलते थे कैपिटल A, तो हमारा जो है C कैपेसिटेंस का वैल्यू होता था एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बटे D, जहाँ पे D क्या है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड, कहने का मतलब है इस D को यदि हम हाफ कर दे तो हमारा नया जो C डैश है कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D बाय 2, ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या होगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस जो है वो 2 टाइम्स हमारा इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए था इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो ये जब भी हम लोग D को हाफ करेंगे, आधा करेंगे चाहे 1/3 जो भी करें, फॉर्मूला हमारा ये है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बटे D। यहाँ पे एरिया और एप्सिलॉन नॉट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं था, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चले। एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे भी कांस्टेंट होता है, एरिया के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन डिस्टेंस के बारे में सिर्फ दिया हुआ था हाफ, तो वो करके देखे तो ये क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस जो है 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा है देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो दो चार्जेस कौन कौन सा है समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। एक चार्ज है हमारा +1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। आपसे ये बोल रहा है कि F12 मतलब F12 फोर्स ऑन 1/2 और F21 में क्या रिलेशन होगा, मतलब पहला चार्ज जैसे यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, जैसे ये बना लिए हम लोग मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम,
कुछ दूरी पे हम लोग बना लिए +5 माइक्रोकूलम। तो ये पूछ रहा है कि ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा, तो यदि हम इसको Q1 माने और इसको Q2 माने, तो हम लोग इस ये जो उस पे फोर्स लगाएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F21, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1, और ये इस पे जो लगाएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं F12। तो हम लोग जानते हैं जितना से ये इसको रिपेल करेगा उतना से ये इसको रिपेल करेगा, है ना, क्योंकि दोनों पे हमारा क्या होता है, सेम फोर्स लगता है। ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है वही इतना फोर्स इस पे लगाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है ना, कि देयर आर टू चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी। फोर्सेस का रेशियो निकालना है, तो ऑब्वियसली इसमें निकालने का कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है। तो रेशियो विल बी 1:1, 1:1, क्योंकि F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज, यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो F21 और F12 क्या होगा, हमारा सेम होगा। मैग्नीट्यूड यदि सेम होगा तो दोनों डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर क्या होगा, 1:1। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शन दिया हुआ था बी में, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा कि 1:1। और चार्ज कुछ भी रहे, +1 माइक्रोकूलम चाहे इसके जगह कोई भी चार्जेस रहे, ये जितना उस पर फोर्स लगाएगा वही इतना इस पे लगाएगा। तो ऑलवेज इसका क्या होगा, रेशियो 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल प्लेन इज, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, जैसे यही मान लेते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। पोटेंशियल जो है हमारा एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे भी जो वही होगा, जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा, जो यहाँ होगा, मतलब हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, सेम। अब कोई चार्ज है Q, मान लीजिए कोई Q चार्ज यहाँ पे है, इसको यहाँ से उठा के हमको यहाँ तक लाना है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन का वैल्यू होता है Q इंटू डेल्टा वी, या Q इंटू वी भी लेके चलते हैं। तो Q इंटू डेल्टा वी मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा वी मतलब हुआ ये जो हुआ डेल्टा वी, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल हो नहीं रहा है, जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है, वही पोटेंशियल हर एक जगह का है। तो जब पोटेंशियल चेंज हो ही नहीं रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल यदि 0 होगा तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब सेम पोटेंशियल पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमको किसी भी तरह का वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर था 11 का ए। ठीक है, अब चलिए 12वां नंबर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम जो बोल रहे हैं क्वेश्चन सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन E एंड A इज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, और एंगल हम लोग किसके किसके बीच ले रहे हैं, E एंड A, है ना। थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग को पढ़ाया गया था कि फाई ये फ्लक्स होता है हमारा, है ना। फाई E इक्वल टू बताया गया था EA cos थीटा, है ना। जनरली इसका फॉर्मूला होता है ये वेक्टर E डॉट वेक्टर A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो EA cos थीटा होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा मैक्सिमम किस पे होता है, जीरो पे, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए इंटू cos जीरो 1 हो गया, तो हमारा फाई का वैल्यू क्या हो गया, ई इंटू ए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, 12 का जो है वो सी, मतलब जब थीटा हमारा कितना हो, जीरो। अब थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि एरिया वेक्टर होता क्या है, बताया गया था, काफी बार बताया गया है। जैसे ये सरफेस है ना, ये हुआ सरफेस एरिया, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं ना, इसी को मान लेते हैं वो एरिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू लिख देते हैं 0 डिग्री, है ना, जो कि गलत है ना। एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हुआ। तो अब हम लोग देख सकते हैं ई और ए के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। तो करेक्ट एंगल यदि दोनों के बीच का हम लोग को लेना है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ना कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, एरिया वेक्टर जो है ऑलवेज सरफेस एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज दिमाग में रखना है ना। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस एरिया है हमारा, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ चलना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे अच्छा ये सरफेस एरिया, ये ई, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि गलत है ना। सरफेस एरिया के क्या होता है वो परपेंडिकुलर, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, तो ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर। अब आप देखिए एरिया वेक्टर और ई के बीच में कितना का एंगल है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो एरिया वेक्टर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और मैक्सिमम कब होगा, ई इंटू ए, जब थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो है ऑप्शन इसका 12 का सी सही था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए, सुनिएगा क्वेश्चन। ए होलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक होलो मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। समझिएगा थोड़ा सा, एक स्फेयर है, एक स्फेयर है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, और यहाँ सरफेस पे बोल रहा है कि पोटेंशियल कितना है, भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक डायग्राम याद रखिएगा जो आप लोग को बताया गया था जिसमें पोटेंशियल पढ़ा रहे थे, वो ये डायग्राम है ना। इधर हम लोग पोटेंशियल लेते हैं, इधर हम लोग क्या लेते थे, डिस्टेंस लेते थे, और डिस्टेंस के रूप में हम लोग आर लेते थे। ये डायग्राम याद रखिएगा, है ना। ये जो है सेपरेशन, ये हमारा इसके बाद होता था आउटसाइड द सरफेस, और ये हुआ इनसाइड, है ना। आउटसाइड में रिलेशन पोटेंशियल का क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और सरफेस के अंदर आने पे पोटेंशियल क्या होता था, कांस्टेंट। कहने का मतलब है यदि यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, कहीं भी निकाल लीजिए तो वो 10 वोल्ट ही होगा, है ना, 10 वोल्ट ही होगा। क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अंदर में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं E इक्वल टू माइनस dV/dr। तो जब इधर अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जो पोटेंशियल यहाँ तक आया हुआ है ना, जैसे कि यदि ये पॉइंट हमारा आउटसाइड होता, सरफेस के आउटसाइड होता, तो हम लोग इस अनुसार से चलते कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है Q/4πε0r। तो हम ये देख रहे हैं कि R जैसे जैसे घटेगा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ते 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 पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे।
और इस सरफेस के बाद जो है ये वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इनसाइड द स्फीयर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आपका ऑप्शन, यदि यहाँ पे 10 वोल्ट है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट ही होगा, ये हमारा कांस्टेंट। ये ग्राफ निश्चित रूप से याद रखिएगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर 10 वोल्ट, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है सी 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि सब्जेक्टिव में पूछता है तो सब्जेक्टिव के तरीके से बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम इसको एक थोड़ा सा रूल बता देंगे, आराम से आप लोग समझ जाइएगा इसको। 14 नंबर ये बोल रहा है कि चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चार्ज Q जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, which are then kept some distance apart. The force between them will be maximum if the two parts are. कहने का मतलब है कि कोई चार्ज लिया गया है Q, और आपके क्वेश्चन में ये दे रहा है इस Q को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों पार्ट क्या क्या होगा, यदि दोनों पार्ट को क्या क्या होना चाहिए ताकि फोर्स जो है दोनों के बीच क्या लगे, मैक्सिमम लगे। तो चलिए इसका तरीका है कि मान लिया जाए लेट वन पार्ट इज स्मॉल q, तो देन अनदर पार्ट क्या हो जाएगा, देन अनदर पार्ट इज q माइनस q। तो आप ये लिखेंगे, एफ का फॉर्मूला लिखिए कूलम्स लॉ का, k इंटू q1 q2 है ना, बटे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, तो k इंटू q1 q इंटू q माइनस q बटे क्या लिखिएगा r स्क्वायर। फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, ये चीज याद रखिएगा, फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम df अपॉन dq इज इक्वल टू 0। तो df अपॉन dq मतलब ये जो टर्म आया है इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएट हम लोग डिफरेंशिएशन आप लोग जान ही रहे हैं, तो d बटे dq, f के जगह पुट कीजिए q माइनस q, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, r स्क्वायर को उधर भेज दिए तो ये ऑलरेडी 0। तो यहाँ से देखिए k को बाहर कर लीजिए, k भी उधर चला जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ये बचा रहेगा q इंटू क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, d अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0। q तो कांस्टेंट है क्योंकि वो चार्ज जो वैल्यू दिया हुआ है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो q यदि कांस्टेंट है तो q का डिफरेंशिएशन करेंगे स्मॉल q का, तो स्मॉल q का डिफरेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 dq बटे dq। तो यहाँ पे क्या बचेगा, q का डिफरेंशिएशन 1 इंटू q माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2q इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे q माइनस 2q इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो q इक्वल टू 2q, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन 2, स्मॉल q इक्वल टू क्या हो गया कैपिटल Q अपॉन 2। तो स्मॉल q इक्वल टू यदि q अपॉन 2 है तो अनदर पार्ट यदि निकालेंगे तो q माइनस q बटे 2, तो ये भी क्या हो जाएगा q माइनस q बटे 2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा q बटे 2। कहने का मतलब है यदि ये सब्जेक्टिव टाइप पूछेगा इस तरह से सॉल्व करना है कि दोनों ही पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, आधा आधा होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग आराम से समझ सकते हैं। जैसे समझिए हम लोग मान लिया जाए कि चार्ज जो लिए हैं 10 कूलम लिए, चार्ज हम लोग लिए हैं 10 कूलम, और हमसे ये कह रहा है कि इस 10 कूलम को कैसे हम लोग डिवाइड करें कि दोनों के बीच में फोर्स हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। पहला डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो एक रखते हैं 9 और दूसरा रखते हैं हम लोग 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो हमारा होता है ये 1/4πε0 इंटू q1 q2 बटे r स्क्वायर। डिस्टेंस का कहीं कुछ जिक्र नहीं किया गया है, और 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फोर्सेस है q1 इंटू q2 मतलब दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। तो करके देखते हैं हम लोग। जैसे पहला इसको डिवाइड किया 9 और 1 में, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है।
अब दूसरा जो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं कैसे, एक पार्ट 8 कर सकते हैं, दूसरा 2 कर सकते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तीसरा कैसे कर सकते हैं, तो एक पार्ट 7 कर सकते हैं, दूसरा 3, तो ये हो जाएगा 21। चौथा हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक को 6 रख सकते हैं, दूसरे को 4 रख सकते हैं, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। तीसरा 5 गुना 5 25। अगला अब ये हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, तो 5 के बाद ये 4 होगा, ये 5 के बाद क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 24। ये हो जाएगा 3 गुना 7 21। इसका मतलब अब ये 25 के वैल्यू के बाद ये जो 25 मिला है, 25 के बाद वैल्यू फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्रीज होता जाएगा, ये ऊपर वाला हमको मिलता जाएगा। अब जरा समझिए कि किस वैल्यू पे हमको मैक्सिमम फोर्स मिला है, तो जब 10 कूलम को हम किस में बांटे हैं, 5 इंटू 5 में, मतलब जब हाफ हाफ बांटे हैं तभी ये हमारा मैक्सिमम मिला है। इसको आप किसी भी चीज में अप्लाई करके देख सकते हैं। चार्ज, यहाँ पे चार्ज का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, 16 कूलम 6 कूलम, आप कुछ भी करके देख लीजिए। निश्चित रूप से जब हाफ हाफ होगा तभी हमारा फोर्सेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी नंबर, जिसमें दिया हुआ था Q/2H। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 2 point charges each have a value of 3 coulomb. 2 point charges each have a value of 3 coulomb and are separated by a distance of 4 meter. What is the electric field at a point midway between the two charges? समझिए थोड़ा सा, दो चार्जेस है 3 कूलम और यहाँ भी क्या है हमारा 3 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है कि मिड वे मतलब कि यहां से 2 मीटर पे और यहां से 2 मीटर पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्या होता है Q/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए जब निकालेंगे तो Q का वैल्यू 3 देंगे, R का वैल्यू 2 देंगे। जब इसके लिए निकालेंगे हम लोग तो भी Q का वैल्यू 3 देंगे, R का वैल्यू 2 देंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज के लिए चाहे इस चार्ज के लिए दोनों का सेम निकलेगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है हमारा। ठीक है, निकालना कहाँ है, यहाँ पे। अब समझिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन क्या हमारा अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये दोनों यदि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो ER दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कौन सा हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से दिया हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सभी जानते हैं हम लोग, उसमें डायरेक्शन भी होता है जैसा अभी जस्ट देखें हम लोग। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स तो हमारा स्केलर हो नहीं सकता, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो। अब हमारा बचता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन होगा आपका बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज 50 वोल्ट्स, देन चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट इज। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट, V इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 वोल्ट। तो आपसे ये बोल रहा है कि चार्ज कितना स्टोर करेगा, तो Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V,
तो C इंटू V, C हमारा कितना है 100 माइक्रोफैराड, मतलब 10 टू द पावर -6 माइक्रो इंटू वोल्ट दिया हुआ है 50। तो आप समझ लीजिए, एक जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन पॉजिटिव जीरो, 10 टू द पावर -6, इसको ये कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। और 10 टू द पावर -3 किसको शो करता है, मिली को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मिली कूलम, 5 मिली कूलम। और आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था 5 मिली कूलम, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर के लिए लिखा हुआ है कि चार्ज को स्टोर करने का एबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स अपॉन, पहला है एरिया ऑफ प्लेट, बिल्कुल करता है ना। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स यूज्ड, तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इस पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक चेंज करने पर वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इस पे भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग 19 नंबर का। लिखा हुआ है क्वेश्चन ये है, इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट 10 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज, ठीक है। वर्क डन आपका दिया हुआ है 5 जूल, चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम, मतलब 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, तो 5 जूल। आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू पढ़े Q इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हमको निकालना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन Q, तो W अपॉन Q, W हमारा 5 दिया हुआ है बटे 10, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 0.5 वोल्ट, कितना आ गया हमारा 0.5 वोल्ट। आंसर ए सही, ए में ऑप्शन ए था हमारा, तो ए हमारा हो गया 0.5 वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स वाला, ये प्राय हर एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। बीस नंबर का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, सुनिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन बॉडी। कहने का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट में निश्चित रूप से सभी पढ़ाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल टू यहाँ पे Ne का फॉर्मूला लगाइए, Q का वैल्यू आप रखिए 1 कूलम, n निकालना है हमको, और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, यदि ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +19, ये 1 था ही यहाँ पे हमारा 1.6, इसमें से एक जीरो ले लीजिए या फिर इसी का डेसिमल हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एक जीरो भी ले लेते हैं इससे हम लोग, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16, तो 25, ये हो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18, यहाँ पे 10 टू द पावर 19 था हमारा, एक जीरो लिए हैं तो एक जीरो लेंगे तो 10 टू द पावर कितना बचेगा 18 बचेगा, तो 10 टू द पावर 18, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन मिलके हमारा जो है एक कूलम्ब चार्ज जो है वो बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V, करेक्ट रिलेशन क्या है। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V में आप लोग पढ़े होंगे E इक्वल टू -dV/dx, E इज इक्वल टू -dV/dx, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल में, और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ ए में ही ऑप्शन दिया हुआ था, E इज इक्वल टू -dV/dx। अब जो 22वां नंबर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है।
देखिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो ऐसा यूनिट होता है, समझिएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों ही आपको याद रखना है ना। और किसी भी ऑप्शन में, किसी भी ऑब्जेक्टिव, यदि ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दोनों ही ऑप्शन आपको दिया हुआ रहे, तो एक ऑप्शन वहां और मिलेगा, वो लिखा रहेगा बोथ। बोथ, तो बोथ वाले पे टिक करना है। देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है। तो Q इंटू ई के बराबर, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो यहां से हम एक ऐसा यूनिट ले सकते हैं, F होता है हमारा न्यूटन, Q होता है हमारा कूलम। तो एक ऐसा यूनिट हो गया इसका न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। दूसरा जो होता है यहाँ पे देखिए, E इज इक्वल टू माइनस dv बटे dx। तो E यहां से यदि हम ऐसा यूनिट लेना चाहेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, dv पोटेंशियल के लिए वोल्ट, dx ये जो है हमारा डिस्टेंस को शो करता है। तो डिस्टेंस को यदि शो करता है तो वोल्ट बाय मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो आपको न्यूटन पर कूलम भी याद रखना है, वोल्ट पर मीटर भी याद रखना है। सपोज यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ दे, लिख दे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऑप्शन ए में दे दे न्यूटन पर कूलम, बी में दे दे आपको वोल्ट पर मीटर, सी में दे दे बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो निश्चित रूप से सी को टिक करना है क्योंकि ये दोनों ही हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब जो है हमारा वैल्यू पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 23rd नंबर का, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोग सुबह में हम लोग जो है यूनिट किए हुए हैं उसका, ठीक है। यूनिट जो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू को आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव नंबर था हमारा 23।